मैंने रामानुजन को पढ़ाने का प्रयत्न किया और मैं किसी हद तक सफल भी हुआ, परंतु उन्होंने मुझसे जितना कुछ सीखा उससे कहीं अधिक मैंने उनसे सीख लिया। यह शब्द प्रोफेसर हार्डी द्वारा गणित के जादूगर, अनंत की खोज करने वाले और विश्व के गणित के अनेक सूत्र देने वाले महान गणितज्ञ रामानुजन के लिए कहे थे। रामानुजन एक महान प्रतिभा थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि जन्मजात प्रतिभा दरिद्रता व अभावों के आवरण से नहीं छिपती, वह एक न एक दिन संसार के सामने अवश्य आती है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म। रामानुजन का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में 22 दिसंबर सन 1887 में तंजौर जिले के इरोद गांव में पिता श्रीनिवास अयंगर और माता कोमलताम्मल के यहाँ हुआ था। श्रीनिवास अयंगर कुंभकोणम ग्राम के कपड़ा व्यापारी के यहाँ मुनीम थे और माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। प्रारंभिक शिक्षा के लिए रामानुजन को इरोद की पाठशाला में ही भेजा गया। 5 वर्षीय रामानुजन की वाक्चातुरी व बुद्धिमत्ता ने शीघ्र ही अध्यापकों का मन मोह लिया। 2 वर्ष पश्चात उन्हें कुंभकोणम के टाउन हाई स्कूल में भेजा गया। यहाँ गणित के विषय में उनकी रुचि बढ़ने लगी। प्रायः छात्र उनके द्वारा निकाले गए तथ्यों को देख हतप्रभ हो जाते थे। गणित की संख्या ही मानो उनका खिलौना थी। कक्षा अध्यापक भी रामानुजन के प्रश्नों की बौछार से आतंकित रहते थे। हुआ यूँ कि एक दिन अध्यापक ने समझाया, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दे तो भजनफल 1 आता है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने समझाया कि यदि 3 सेब तीनों व्यक्तियों में बांटे जाए तो तीनों व्यक्तियों को 1-1 सेब प्राप्त होगा। यदि 5 व्यक्तियों को 5 सेब बांटने पड़े तो सबके हिस्से में 1-1 ही आएगा। अन्य छात्र तो इस सिद्धांत से संतुष्ट हो गए, किंतु रामानुजन के मस्तिष्क में एक नया ही प्रश्न घूम रहा था। उन्होंने पूछ ही लिया, सर, क्या यह नियम शून्य पर भी लागू होता है? यदि 0 छात्रों में 0 केले बांटे जाए तो भी प्रत्येक छात्र को 1 केला मिलेगा? मेरे विचार से तो ऐसा ही नहीं हो सकता। 0 को 0 से भाग देने पर भागफल कुछ नहीं आएगा। रामानुजन का तर्क अध्यापक के सिद्धांत की सीमा से कहीं ऊपर था। उस दिन तो उन्होंने किसी तरह रामानुजन को टाल दिया। तत्पश्चात वे उस कक्षा में बोलते समय ध्यान रखने लगे ताकि रामानुजन कोई ऐसा प्रश्न न पूछ ले जो उनके बस के बाहर हो। आज भी यह प्रश्न गणितज्ञों के लिए किसी पहेली का से कम नहीं कि 0 में 0 का भाग देने पर भागफल 1 क्यों नहीं आता। नामगिरी देवी की कृपा। एक दिन किसी मित्र ने पूछा, रामानुजन, तुम गणित के प्रश्न इतनी सरलता से कैसे हल कर लेते हो? रामानुजन ने उत्तर दिया, जो कठिन सवाल मैं जागृत अवस्था में नहीं कर पाता उन्हें मैं सोने के पश्चात स्वप्न में हल कर लेता हूँ। रामानुजन के उत्तर की सत्यता के विषय में हम क्या कहें, परंतु वे अपने विषय में कहते थे कि नमक्कल की नामगिरी देवी उन्हें गणित के सूत्रों की प्रेरणा दिया करती थी। धीरे धीरे उनकी संपूर्ण एकाग्रता गणित पर ही केंद्रित होती चली गई। 4वीं-5वीं कक्षा में पहुँचते पहुँचते वे ऐसे सवाल हल करने लगे थे जो बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए भी दुरूह थे। लगभग 12 वर्ष की आयु में उन्होंने त्रिकोणमिति की प्रसिद्ध पुस्तक को स्वयं ही हल कर दिया था। सिनॉप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स के 6000 प्रश्न के हल। जब वे 10वीं कक्षा में थे तो उन्हें पुस्तकालय से जॉर्ज सुब्रिज कार की एक पुस्तक सिनॉप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स प्राप्त हुई। इस ग्रंथ में करीब 6000 प्रश्न थे। उन्होंने बिना किसी सहायता अथवा मार्गदर्शन के पुस्तक के सूत्रों की व्याख्याएं लिख डाली। अब तक तो छात्रवृत्ति के ईंधन से पढ़ाई की गाड़ी खींच रही थी, परंतु उनके मन में गणित के प्रति ऐसा मोह जागृत हुआ जिसने बाकी सभी विषयों को उपेक्षित कर दिया।
अन्य विषयों के प्रति उदासीनता के कारण उस वर्ष वे अपनी छात्रवृत्ति को नहीं पा सके, जिसके अभाव में पढ़ना नामुमकिन था। परिणामतः उनके कॉलेज की पढ़ाई छूट गई। इस घटना के बाद भी रामानुजन अपने गणितीय अध्ययन को त्याग नहीं सके। सन 1909 में उनका विवाह जानकी देवी से हुआ। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के पश्चात आर्थिक समस्या का अतिशीघ्र हल होना आवश्यक था, क्योंकि पारिवारिक व सामाजिक उत्तरदायित्वों को धन के अभाव में पूरा नहीं किया जा सकता था। रामानुजन की भेंट अनेक धनवान व्यक्तियों से हुई, परंतु वे उनकी प्रतिभा को पहचानने के अयोग्य थे। अंत में उनकी भेंट नेल्लोर के जिलाधीश श्री राव से हुई। उन्होंने रामानुजन की योग्यता को परखा व आर्थिक सहायता देने का वचन दिया, परंतु स्वाभिमानी रामानुजन ने वह सहायता अस्वीकार कर कहा, आप मुझे धन देने की बजाय ऐसी नौकरी जुटा दे जिससे परिवार का भरण पोषण हो और मेरा अनुसंधान कार्य भी चलता रहे। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में कार्यकाल। कुछ समय बाद ही रामानुजन ने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के कार्यालय में 30 रुपये के वेतन पर नौकरी कर ली। अपने कार्य से अवकाश पाते ही वे कागज कलम थामे बैठ जाते। जिस समय बाबू लोग पान बीड़ी द्वारा अपना मनोरंजन करते, तब रामानुजन सारी दुनिया से अलग अलग अपने काम में लीन रहते। एक दिन संयोगवश उनके द्वारा लिखा सूत्र अंग्रेज अफसर के हाथ जा लगा। उक्त सज्जन भी गणित में रुचि रखते थे, परंतु इतने ऊंचे सूत्रों की जानकारी तो उन्हें भी न थी। उन्होंने रामानुजन से पूछा, क्या यह आपने लिखा है? जी श्रीमान। कौन सी पुस्तक से सीख रहे हो? रामानुजन ने सरल भाव से उत्तर दिया, मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है, मैं तो यूं ही सवाल हल करता रहता हूँ। रामानुजन की प्रतिभा की महक छिपाए न छिपी। अंग्रेज अफसर ने मन ही मन उन्हें विदेश भेजने का निर्णय कर लिया। उन्हीं के प्रयत्नों से गणितज्ञ के लिए धन की व्यवस्था हो गई, परंतु डिग्री के अभाव में इंग्लैंड के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना असंभव था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजे रामानुजन की शोध। सन 1913 में रामानुजन ने शुभचिंतकों के परामर्श पर अपने शोध अध्ययन की एक प्रति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ प्रोफेसर J.H. हार्डी को भेज दी। उनके द्वारा भेजी गई गणित प्रमेयों ने जादू का प्रभाव दिखाया। श्रीमान हार्डी जान गए कि सूत्रों के ज्ञाता में असाधारण प्रतिभा छिपी है। उन्होंने रामानुजन को विदेश आने का आमंत्रण दिया। रामानुजन एक कट्टर परंपरावादी ब्राह्मण परिवार से थे। उनकी माता नहीं चाहती थी कि पुत्र समुद्र यात्रा कर विदेश जाए और भ्रष्ट हो जाए। स्वयं रामानुजन अपनी माता का हृदय नहीं दुखाना चाहते थे, अतः उन्होंने विदेश यात्रा के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। एक रात उनकी माताजी ने स्वप्न में देखा कि पुत्र एक कमरे में अंग्रेजों से घिरा बैठा है तथा वे सब उसका सम्मान कर रहे हैं। इस स्वप्न को विधाता का आदेश जानकर उन्होंने पुत्र को विदेश जाने की अनुमति दे दी। अपनी माता के वचन का मान रखने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे तथा स्वयं पाकी रहेंगे। विदेश की नमी जलवायु के कारण रामानुज को इस प्रतिज्ञा के पालन में बहुत कठिनाइयाँ आई, परंतु वे अपने व्रत पर अटल रहे। इसी बीच रामानुजन के अनेक अनुसंधान पत्र प्रकाशित हो चुके थे, जिससे गणितज्ञों के बीच उन्हें एक पहचान मिल चुकी थी। इंग्लैंड में रामानुजन लगभग 3 वर्ष तक प्रोफेसर हार्डी व प्रोफेसर लिटलवुड के साथ गणित के अनुसंधान कार्य में जुटे रहे। यहाँ उन्होंने गणित का औपचारिक अध्ययन भी किया, जो उन्हें प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिला था, क्योंकि अब तक तो वे अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के बल पर ही आगे बढ़ते आए थे। रामानुजन की पत्नी भारत में ही थी। दरअसल रामानुजन की माताजी उन्हें नहीं चाहती थी। रामानुजन द्वारा पत्नी को लिखे खत पत्नी के पास नहीं पहुँचते थे।
और उनकी पत्नी द्वारा लिखे पत्रों को लंदन भेजा नहीं जाता था। इस प्रकार संवादहीनता की स्थिति का कुप्रभाव पति पत्नी दोनों पर ही पड़ा। उनकी पत्नी भारत में मानसिक प्रताड़ना सहती रही। विदेश में रामानुजन की बीमारी। विदेश में रामानुजन को क्षय रोग का शिकार हो गए। हालत इतनी बिगड़ गई कि वे निराश होकर अपने जीवन का अंत करने के लिए भूमिगत ट्रेन की पटरी के नीचे लेट गए। ड्राइवर ने सही समय पर ट्रेन रोककर उनकी जान तो बचा ली, परंतु उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना के विषय में रामानुजन की पत्नी को भी पति की मृत्यु के पश्चात ही पता चला। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जो साहसिक कदम उठाया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। रामानुजन की खोज और मृत्यु। श्रीनिवास रामानुजन अयंगार ने संख्या सिद्धांत थ्योरी ऑफ नंबर्स पर काम किया। इस क्षेत्र में संख्याओं के सिद्धांतों व विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। रामानुजन के लिए यह संख्याएं किसी सहोदर की भांति आत्मीय थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें 10,000 तक की पूर्ण संख्याएं कंठस्थ थी। पार्टीशन ऑफ नंबर्स द्वारा उन्होंने ऐसा सूत्र विकसित किया जिसकी सहायता से पता लगा सकते हैं कि कोई पूर्ण संख्या कितनी विधियों द्वारा अपने से छोटी पूर्ण संख्याओं के योग के रूप में प्रकट की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने रीमान सीरीज, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज, फंक्शनल एक्सटेंशंस ऑफ जीटा फंक्शंस व थ्योरी ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शंस के क्षेत्र में भी अपना महान योगदान दिया। रामानुज जो भी अनुसंधान करते उसे नोटबुक में अवश्य लिखते। उनके पश्चात उनकी नोटबुक्स को भी प्रकाशित किया गया, जिन्हें रमन नोटबुक के नाम से जाना जाता है। रामानुजन दिन ब दिन संसार के लिए गणित के अनूठे व रहस्यमयी द्वार खोलते जाते। विदेशियों ने भी माना कि रामानुजन सा गणितज्ञ कोई नहीं। वे गणितीय सूत्रों व अंकों से खिलौनों की तरह खेलते थे। सन 1918 में वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए। वे इस सोसाइटी के प्रथम भारतीय सदस्य थे। इसी वर्ष उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो भी चुना गया। उन पर सम्मानों व पुरस्कारों की वर्षा होने लगी थी, परंतु रामानुजन के भाग्य में सुख नहीं बंधा था। अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान वे घंटों बौद्धिक बहसों में उलझे रहते और माँ को दी गई प्रतिज्ञाओं के पालन के लिए वे स्वयं पाकी रहे। इंग्लैंड प्रवास में उन्होंने अपना खान पान शुद्ध शाकाहारी रखा। कड़ी सर्दी में भी उनके शरीर पर गिनती के वस्त्र रहते। अथक परिश्रम व सेवा के अभाव में उनका शरीर क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। बीमार पड़ने पर भी उन्होंने अपना अध्यापन कार्य बंद नहीं किया। स्वास्थ्य रक्षा के लिए उन्होंने भारत लौटना चाहा, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के कारण उन्हें लौटने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात वे सन 1919 में भारत लौटे। भारत में उनके पहुंचने से पूर्व उनकी ख्याति तो पहुंच चुकी थी। मित्रों व शुभचिंतकों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क भी भांति का काम करने वाले रामानुजन ने संसार भर में भारत का नाम रोशन कर दिया। रामानुजन की चिकित्सा का हर संभव प्रयास किया गया, परंतु उस समय क्षय रोग का कोई विश्वसनीय उपचार नहीं था। 26 अप्रैल सन 1920 को रामानुजन हमसे सदा के लिए बिछड़ गए। उस समय उनकी आयु मात्र 32 वर्ष थी। मृत्यु के पश्चात उनकी बहुत सी असंपादित व अप्रकाशित सामग्री भी सामने आई। स्वर्गीय श्रीनिवास रामानुजन की पत्नी जानकी रामानुजन को सन 1988 में 2000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देने का निर्णय लिया गया। रामानुजन का जीवन उनके लिए अनुकरणीय, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने बल पर देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। भारत के 14वें और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने
26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जन्म की 125वीं वर्षगांठ के समारोह के उद्घाटन समारोह के दौरान 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने की घोषणा की। तब से 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है।